क्या क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का फिजिक्स, चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें क्या था, बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ पिछले क्लास में। आज हम लोग उसका करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के डराइव भी हैं, तो वो भी मैं करके दिखाता हूं, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे डराइव किए गए हैं। तो सबसे पहला जो एक हेडिंग है वो दिखाते हैं, स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ओरिफाइस। तो मैं पहले हेडिंग के साथ साथ पहले डायग्राम बनाता हूं और फिर मैं ये बातों को समझाता हूँ। स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट थ्रू ओरिफाइस क्या मतलब होता है, मैं डायग्राम बनाता हूं तब समझ में आएगा। ये क्या हेडिंग डाला हम लोगों ने, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस। ये जो लिक्विड है, हम लोगों ने पहले ही कहा है, ये एक आइडियल फ्लूइड है। और ओरिफाइस का मतलब होता है ये जो पोर है, ये जो होल है, उस होल को ओरिफाइस कहते हैं हम लोग। और यहां से जैसे होल होगा तो जाहिर है पानी का फ्लो, पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो जो पानी बाहर की तरफ जाएगा उसको ई फ्लक्स बोलते हैं। स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ पोर और ओरिफाइस। ओरिफाइस, होल, hole in a container is called orifice, and the speed of liquid flowing out from this hole or orifice is called efflux. तो इसका जो है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस, यानी एक लिक्विड जो ओरिफाइस से निकलेगा तो उसके यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। इसी को टोरिसेली लॉ ऑफ इफ्लक्स भी कहते हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से दो जगह बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो लिक्विड जो हमने लिया इस कंटेनर के अंदर, एक जो ओरिफाइस है, ओरिफाइस उधर से जो वाटर निकल रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें रिलेशन निकालना है बर्नौलीज थ्योरम को यूज करके। अब ये जो पोर है या ओरिफाइस है, इसका जो लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड है इस सरफेस के H1 डेप्थ में है, ठीक है ना, इस सरफेस से H1 डेप्थ में है, या बॉटम से H2 हाइट पे है। ठीक, ये जो यहाँ पे जो एयर है, ये तो एयर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है P2 ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ जो प्रेशर है P1 ले लिया है। ये हमने अभी कंटेनर को कवर्ड रखा है, यहाँ एयर है, गैस है, जिसकी वजह से एक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेशर है P1 है, और यहाँ पे जो पानी का स्पीड होगा वो V1 ले लेते हैं हम लोग। पानी का स्पीड V1 ले लेते हैं। यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, जो लिक्विड निकल रहा, पानी मतलब नहीं, लिक्विड जो निकल रहा, उसकी वेलोसिटी V2 है। अब हम लोग यहाँ पे एक V2 यानी वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा V2 को हम लोग V से भी दिखाते हैं। यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो क्या रिलेशन होगा, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ हाइट। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालने जा रहे हैं ये रिलेशन बाय यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, फिगर समझ में आ गया। लिक्विड है, होल है, पानी जो है निकल रहा है, उसकी जो स्पीड होगा, उसके स्पीड का क्या रिलेशन होगा। यहाँ चूंकि ये कंटेनर एयर के कांटेक्ट में है, तो ये जो P1 है, ये P2 जो है, ये P2 को हम लोग बोल सकते हैं P2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक गैस है, गैस से फिल्ड है ये, तो यहाँ P1 प्रेशर है। ठीक है, इसकी हम लोग आगे कंडीशन बताएंगे। तो यहाँ P1 प्रेशर है, वेलोसिटी V1 है। ये जो ओरिफाइस है वो फ्लोर से H2 हाइट पे है, या टॉप के लिक्विड के डेप्थ में H1 डेप्थ में है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ये। अब क्या बताए कि बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा,
टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का जो टोटल एनर्जी होगा इक्वल होगा दूसरे पॉइंट पे भी अगर कहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे भी वो होगा। तो यहाँ पे जितना ये सरफेस पे यानी कि इस लिक्विड के अपर सरफेस पे जितना टोटल एनर्जी होगा, यहां से जो वाटर फ्लो आउट हो रहा है यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो उसके बराबर होगा। बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से टोटल एनर्जी एट द ओरिफाइस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक, अगर बताया कि ये कंटेनर अगर बड़ा हुआ, चौड़ा हुआ, काफी बड़ा हुआ है, तो यहाँ तो ओरिफाइस के साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ के पानी का स्पीड जो जा रहा है तो यहाँ पानी जो निकलेगा वहां तो स्पीड दिखेगा, लेकिन ये अगर कंटेनर का साइज बड़ा है तो पानी का जो लेवल नीचे जा रहा होगा, क्योंकि जैसे से पानी उधर जाएगा पानी का लेवल नीचे जाएगा, तो वो जो पानी का लेवल नीचे जा रहा होगा वो बहुत हल्के होगा। इसके कंपेयर में यहाँ पे जो पानी का जो स्पीड होगा, लिक्विड का जो स्पीड होगा, उसके कंपेयर में ये स्पीड जो है ना नेग्लिजिबल होगा, अगर उसका कंटेनर बड़ा है तो आउट होगा। तो हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी ऑफ थ्योरम, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। यहाँ पे जो इसका ओरिफाइस का जो एरिया है A1 है, यहाँ पे A1 हम एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A2 ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, यहाँ पे A1 ले लेते हैं, यहाँ पे A1 ले लेते हैं। कितनी बात सुनी, ये समझ में आ गया। ये इसको हम लोग यूज जैसे करना होगा वैसे कर लेंगे, अभी ये समझ में आ गया। ये अब क्या बताया कि हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम को, बर्नौलीज थ्योरम तो जानते हैं टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है हर जगह, लेकिन हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम को कई तरीके से लिखा है। ठीक है, कैसे लिखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट वेट भी लिखा है, तीन तरीके से लिखा है। कितनी बात समझ में। अगर हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के दिखा रहा हूं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद है आप लोगों को, रिवीजन किया नहीं किया ना, चलो करो करो रिवीजन, कुछ करना है तो करो, ठीक है, आगे अगर सीखना है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करने जा रहा है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, थ्योरम कहिए प्रिंसिपल कहिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी कर लेते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे अगर दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H रो G। ठीक है, ये समझ में आ गया, प्रेशर के हिसाब से दिखा रहा हूं। इसी तरह से यहां पे अगर होगा तो ये P2 होगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस H रो G। लेकिन यहाँ पे जो H है, ये जो हाइट है, ये यहाँ पे जो H होगा ये नीचे से H है, तो ये H2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये H है ना, ये टोटल हम लोग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो है ना टोटल डेप्थ लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये H है, इस पर नंबर नहीं डला हुआ है। और ये वाला जो H है, ये जो ओरिफाइस है वो इससे यहाँ पे H2 के हाइट पे है। पोटेंशियल एनर्जी नीचे से लेते हैं, कितने हाइट पे है, ग्राउंड से mgh लेते हैं तो हाइट जो ना नीचे से लेते हैं, तो इस ओरिफाइस की हाइट H2 है और इस वाले पॉइंट का हाइट H है, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक हम लोग H ले लेते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट H है। ये कितनी बात समझ में, ये आगे चले हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि P को एक तरफ ला लेते हैं, देखते हैं इसको, P1
माइनस P2, ये हमने इधर ला लिया होगा। ये V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 यहाँ पे है, और V1 पे हमने बताया था कि अगर कंटेनर बड़ा साइज का हो तो वहां पे जो पानी का लेवल नीचे जाएगा उसकी जो वेलोसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। एरिया बहुत बड़ा है तो पानी यहाँ से जो पानी का स्पीड ज़्यादा है, एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, स्पीड बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो उसको हम लोग V1 को 0 ले लेंगे, ठीक है ना। V1 को 0 ले लेंगे, तो अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो हाफ रो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, V1 को 0 ले लिया। और यहाँ पे ये जो है H, ये पूरा हाइट है, तो अभी तो मैं H रो ऐसे ही लिख लेता हूँ, H रो G, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रो। हम V ले लेते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये V2 को हम लोग V से दिखा देते हैं यहाँ पे, ओरिफाइस पे जो स्पीड ऑफ लिक्विड है वो हम लोग V से दिखा देते हैं। और ये H2 रो G, कितनी बात समझ में, ये वाला तो 0 हो जाएगा हमारा, इसको भी हम लोग रखते हैं, यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया, तो ये हो गया P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा, ये जो H है, ये जो H है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आता H को H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं H1 प्लस H2, ये तो ऐसे ले लिया, रो G ये ले लिया, और ये आ जाएगा हाफ रो V, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, और H2 रो G। कितनी बात समझ में आई है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो H1 रो G, H2 रो G है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये P1 माइनस P2, H1 रो G, H2 रो G, हाफ रो V स्क्वायर, H2 रो G, ठीक है। ये तो H2 रो G ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितनी बात सुन में। अब हमें यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर क्रॉस कर देंगे और ये डेंसिटी है इसको भी इधर कर लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो ऊपर से मिटा दूँ थोड़ा सा, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊंगा। अब ये देखिए हम लोग ऊपर लेके चलते हैं इसको, तो क्या है ये P1 माइनस P2, ये तो यहाँ हो गया, और ये बचेगा H1 रो G इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर। अगर हम लोग 2 को इधर क्रॉस कर दें और डेंसिटी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2P1 माइनस P2, ये तो हम अलग कर देते हैं, फिर इस 2 को यहाँ पे भी देते हैं, 2H1 रो G अपॉन रो ले लेते हैं इज इक्वल टू V स्क्वायर, है ना। ये डेंसिटी रो यहाँ आ गया। अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये V का, ये V इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 अपॉन रो, ये अलग कर दिया, फिर ये 2H1 रो G अपॉन रो, तो ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं काट देता हूं, और ये हमारे पास बच जाएगा रूट में, इस तरह से, ठीक है ना। स्क्वायर था तो रूट हमने लगा दिया इस पे, ठीक। अब अगर हम लोग इसको फाइनली लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 अपॉन रो प्लस 2H1G, ये रूट के अंदर, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स फ्लोइंग आउट थ्रू ओरिफाइस, ओरिफाइस से जो निकल रहा है लिक्विड, उसकी वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमारा आ गया। कितनी बात समझ में आई। हम लोगों ने कौन सा रूल लगाया, बर्नौलीज थ्योरम लगाया, उसके प्रिंसिपल से किया, और यहाँ पे जो वेलोसिटी था, यहाँ पे दो चीज़ हम लोगों ने यहाँ कि यहाँ पे जो सरफेस पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होगा, चूंकि वो कंटेनर बड़ा हो सकता है तो उसको हम लोगों ने 0 ले लिया, और दूसरा यहाँ V2 यहाँ लिया है, इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने V लिया है, ठीक है। ये दो चीज़ क्या है, यहाँ पे प्रेशर था P1, यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ पे चूंकि एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में है तो हम लोग P2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं हम लोग, और इस तरह से ये वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स
पासिंग थ्रू ओरिफाइस। ये हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे लिया है दो कंडीशन, अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन है वो पहले देखते हैं। ये तो नोट कर लिया, इसे वाला नीचे वाला मैं मिटा दूं इसको। यहाँ पे दो केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस। एक में क्या बताया, इफ P1 इज मच मच ग्रेटर देन P2, यानी यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा, और ये जो है बहुत ही कम आएगा। क्यों? एक तो G का वैल्यू होता है 9.8, और ये H जो है डेप्थ है, तो जितना डेप्थ होगा तो ये जो एज ए ओवरऑल जो वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर का वैल्यू कितना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे यहाँ पे ना ये P2 PA के बराबर है, तो PA का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ, 1.01310⁵ के बराबर है, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर यहाँ पे प्रेशर P1 पे प्रेशर P2 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो वैल्यू होगा बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, उसके सामने ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको नेग्लेक्ट करते थे। इफ P1 इज much much greater than P2, then 2H1G is neglected, ठीक है। then V is equal to 2P1 minus P2 अपॉन रो, ये इसमें ऐसे आ जाएगा, ये ओरिफाइस पे इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑन ओरिफाइस ये आ जाएगा 2P1 P2 अपॉन रो, ये वेलोसिटी आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁵ के रेंज में आता है, ठीक। ये हमारा एक कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि अगर सपोज करते, ये बहुत ध्यान से देखिए दूसरा कंडीशन, क्योंकि दूसरे कंडीशन के बेस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों को करने को मिलता है। दूसरा कंडीशन क्या बताता है कि सपोज करें कि ये जो अपर कवर्ड है वो नहीं है, यानी ये जो अपर कवर है ये नहीं है। कितनी बात समझ में आई, ठीक। ये ऐसे है, ये इसका मतलब P1 जो है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे वो, और जो यहाँ पे लग रहा होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यहाँ पे भी तो लग रहा है, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो ये P1 P2 दोनों बराबर होंगे और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे। कितनी बात नहीं। सो इफ द लिक्विड इज नॉट कवर्ड, अगर लिक्विड कवर नहीं है इस तरह से, देन P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू P, सिंपली P लिख सकते हैं हम लोग। कितनी बात है, P1 इज इक्वल टू P2, ये दोनों बराबर होंगे, ये एटमॉस्फेरिक के बराबर होंगे, ये आप खाली P लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये P1 P2 के बराबर होगा, तो ये दोनों माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, 2H1G के बराबर होगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ ओरिफाइस होगा ये V होगा 2H1G के बराबर होगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू द ओरिफाइस। ये फॉर्मूला बहुत यूज में है, यही फॉर्मूला ज्यादा यूज में है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कवर करके दिखाया था कि एक ऑप्शन ये भी होता है, लेकिन आमतौर पे क्या देखा गया कि ये कवर नहीं होता, यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये बताइए कितना समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कितना समझ में आया, ये दोनों कंबाइन था ये, ठीक है। कितनी बात समझ में आई है। तो ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द ओरिफाइस का फॉर्मूला 2H1G। ये H1 कितना है, ये H1 डेप्थ ऑफ द लिक्विड है, डेप्थ ऑफ द ओरिफाइस, ओरिफाइस यहाँ है तो इसकी डेप्थ कितना है यहाँ से, तो वो H1 है, ये H1 है। तो ये वेलोसिटी हो गया। एक वेलोसिटी ये भी है, अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो, आमतौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन ये है, और दोनों कंबाइन का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक। आगे चले हम लोग, मगर ये वाला ज्यादा यूज में है। तो ये जब नहीं होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट थ्रू ओरिफाइस इज V is equal to 2H1G। H1 इज डेप्थ ऑफ द ओरिफाइस, ठीक है ना, ओरिफाइस का डेप्थ कितना है,
इस तरह से। कितनी बात सुन में आई? ठीक है, तो ये था रिलेशन इसका। अब क्या बताया टोरिसली, वो टोरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स क्या बताया कि अगर जैसे ये तो हमारा पानी के थ्रू निकाला है, लिक्विड का, लिक्विड के नीचे जाएगा तो यहाँ पानी निकलेगा, तो यहाँ फ्लूइड का कितना स्पीड होगा, वो तो हम लोगों ने लिक्विड को बर्नौली थ्योरम को यूज करके निकाला है। टोरिसली ने कहा कि अगर कोई चीज को फ्रीली फॉल कराए, जैसे यहाँ से फ्रीली फॉल कराते हैं, ठीक है, इतना ही हाइट पे, जितना यहाँ पे डेप्थ दे रखा उतना ही डेप्थ यहाँ पे बाहर में अगर कराएंगे तो उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितने यहाँ पे इफ्लक्स की वेलोसिटी है, उसकी भी वेलोसिटी। यानी कि एयर में, नॉट फ्लूइड, अगर एयर में किसी बॉडी को उतना ही डेप्थ तक गिराया जाए तो उसकी जो वेलोसिटी गेन करेगा यहाँ तक आते, ओरिफाइस तक आते आते जितनी वेलोसिटी गेन करेगा वो सेम वही वेलोसिटी होगा जो यहाँ पे फ्लूइड में वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू द ओरिफाइस। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं और टोरिसली का एक लॉ लिख के दिखाएंगे। तो पहले हम प्रूफ करके दिखाते हैं, फिर लॉ लिख के दिखाएंगे टोरिसली का। ये तो हो गया इसका बर्नौली थ्योरम के हिसाब से फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ओरिफाइस। ठीक, नोट कर लिए इसको, फिर मैं वो वाला करता हूँ, टोरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स। यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये हम लोग वेलोसिटी यहाँ पे जो है इस तरह की जो वेलोसिटी है ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये 2h1g के बराबर होगा, ठीक है ना, ये इस तरह से वेलोसिटी है। अब हमें टोरिसली का लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं, यानी अगर एक बॉडी को यहाँ से फ्रीली फॉल कराएं इतना ही डेप्थ तक जितना इसमें था, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगा इस वेलोसिटी के बराबर ही होगा, ये बताया। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो जब ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसका हाइट कितना है, ये h1 के बराबर है ये। नाउ if a body is dropped u is equal to 0, ठीक है ना। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2gh। तो ये h कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा जो ये h1 के बराबर होगा, तो h1 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसके बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो ये 0 रहेगा 2gh1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2gh1 इस पे रूट आ जाएगा। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी जो डायरेक्ट गिराते ऐसे एयर में उसकी वेलोसिटी 2gh1 के बराबर है, और ये वेलोसिटी भी 2gh1 के बराबर है, रूट के अंदर है। यानी ये जो वेलोसिटी होगा एयर में, और वो जो लिक्विड में बर्नौली थ्योरम के हिसाब से ओरिफाइस से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, दोनों सेम आता है। ये टोरिसली का टोरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स बता रखा है। टोरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स का एक स्टेटमेंट दे रखा है, वो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये समझ में बात आ गई, ये इसका वेरीफाई किया हम लोगों ने टोरिसली का, इसका स्टेटमेंट दे रखा है टोरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स का, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ लिटरल, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, ये है टोरिसली थ्योरम जो हमने बताया था अभी, उसको लिख के दिया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। इट स्टेट दैट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट थ्रू एन ओरिफाइस, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी है, is equal to that which a body would acquire in falling freely, यानी ये जो बॉडी falling freely through a distance equal to depth of the orifice का जितना डेप्थ है उतना ही डिस्टेंस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के नीचे। कितनी बात में, यानी कि जो ओरिफाइस से जो लिक्विड निकलता है उसकी जो वेलोसिटी होती है, वही वेलोसिटी अगर एक बॉडी को फ्री सरफेस के कंपेयर में डेप्थ के बराबर अगर छोड़ा जाए तो वो भी उतना ही वेलोसिटी एक्वायर करता है। ये टोरिसली थ्योरम कहलाता है, ये टोरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स भी कहलाता है ये, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये था हमारा, ये बर्नौली थ्योरम से रिलेट करता हो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू ओरिफाइस,
यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे दे रखा है कि जब ये लिक्विड यहाँ से ओरिफाइस से निकलता है तो इसकी स्पीड जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है √2gh1 के बराबर होता है, और ये यहाँ से होके यहाँ तक गिरता है, ये यहाँ पे जाके गिरता है। तो ये जो सरफेस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेंज। इसको क्या कहते हैं? रेंज। यानी कितना दूरी पे जाके गिरा है, इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में कितना दूरी पे जाके गिरा है। कितनी बात सुन में? तो इसको कहते हैं रेंज। रेंज का क्या रिलेशन होता है? तो क्या बताए कि जैसे ये लिक्विड को यहां से आते आते यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, ठीक? और वो जो टाइम है और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस कहलाता है। जितना डिस्टेंस होता है वही रेंज होता है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ओरिफाइस, velocity of e flux through the passing through the orifice into time taken to fall on the surface of the earth, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा रेंज आता है। रेंज का एक रिलेशन दे रखा है, वो हम करके दिखाते हैं। बहुत अच्छा रिलेशन है रेंज का, वो हम निकालने जा रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? मैं मिटा दूं इसको। हम लोग लेते हैं रेंज। रेंज जो होता है डिस्टेंस होता है, आर से दिखाते हम लोग, ये v इंटू टी, ठीक है? ये क्या है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू ओरिफाइस, ये तो v हो गया, एंड t जो है ना टाइम taken to fall on the surface, on the surface, ठीक है ना? सरफेस तक, यहां से आने में सरफेस तक कितना टाइम लगता है, ठीक? अब हम लोग पहले ये वाला, इसका तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास है। अब ये जो टाइम टेकिंग है इसका कितना क्या रिलेशन होगा टी का, वो हम लोग निकालते हैं। कितनी बात सुन में? अब ये देखिए यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा था उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ये वाला, लेकिन इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये 0 है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे तो लिक्विड जा रहा है इसे, तो इसकी वेलोसिटी इधर तो है मगर इधर 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो इसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कितनी बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया। और यहां से यहां तक जो हाइट है ये h2 है, ये यहां से यहां तक हाइट जो है h2 के बराबर है ये। कितनी बात? अगर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हाइट कितना? h2, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, ठीक है? तो हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, h2 इज इक्वल टू u इंटू along the y एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आता है ना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला हम लोग फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये h2 ले लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना, या फ्रीली गिरने में कितना होगा, फ्रीली भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ये टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट का है, अगर लिक्विड के अंदर लेंगे तब भी वही टाइम आएगा और बाहर लेंगे तब भी वही टाइम आएगा। कितनी बात समझ में? ये बाहर का हम लोग ले रहे हैं इतना हाइट को गिरने के लिए, तो ये जो है ये h हो गया h2 के बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये तो 0 है, ये t है, ये हाफ gt स्क्वायर, ये h2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 2 को इधर ले जाएंगे तो 2h2 अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना? और इसको t का स्क्वायर इधर डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा अगला जो फॉर्मूला आएगा हमारा t इज इक्वल टू √h2 अपॉन g, ये हमारा t का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग ये जो रेंज का जो फॉर्मूला बनाया का वेलोसिटी इनटू टाइम, इसमें हम लोग v का वैल्यू डाल देते, इस v का वैल्यू डाल देते यहाँ पे और t का वैल्यू ये डाल देते इसमें। नाउ रेंज इज इक्वल टू r इज इक्वल टू v का वैल्यू है
2H1G है ना, वहां पे 2H1G रूट के अंदर है ये तो वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। और T का वैल्यू कितना है, इनटू 2H2G। ठीक, ये भी रूट में है, दोनों रूट में है तो एक साथ ले सकते हैं। तो देखिए जब एक साथ लेंगे ना तो क्या आएगा, ये 2H1 2H2, यहाँ पे G भी था, H1G अपॉन G, ये रूट में आएगा ये ऐसे। ठीक, तो G से तो G कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4H1H2, 4 का रूट बाहर 4 का रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√H1H2। ये हमारा बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है ये रेंज के लिए, यानी जब ओरिफाइस से लिक्विड निकलेगा तो कितना दूर पे जाएगा, कितना दूर पे गिरेगा, रेंज का फॉर्मूला आ जाता है हमारा R इज इक्वल टू 2H1 इंटू H2। H1 जानते क्या होता है, ये यहां से यहां तक ओरिफाइस का डेप्थ, और H2 क्या होता है, उसके नीचे का डेप्थ, उसके नीचे का, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, H1 इंटू H2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों का डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट के अंदर लगे, ये 2 आ जाएगा बाहर। ये रेंज का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में यूज होता है न्यूमेरिकल पूछने के लिए। कितनी बात समझ में आई, तो इसे भी नोट कर लीजिए। कहाँ तक समझ में आई ये टॉपिक, ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द ओरिफाइस का रिलेशन, और साथ ही टॉरिसेली का एक लॉ जो टॉरिसेल ने बताया था, और साथ ही रेंज का रिलेशन इस टॉपिक से। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं यूज करके बर्नौलीज थ्योरम को, वेंचुरी मीटर का, कैसे वेंचुरी मीटर काम करता है वो हम बताने जा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का ये डिवाइस का एक डायग्राम है, और वेंचुरी मीटर क्या, एक डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, किसी ट्यूब में किस रेट से पानी का फ्लो है या किसी भी लिक्विड का फ्लो है, उस रेट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का नाम है उसका वेंचुरी मीटर। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही एक्ट करता है, या इसका जो वर्किंग है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये कितनी बात समझ में, इसका जो स्ट्रक्चर है ये दे रखा, एक वाइडर ट्यूब है यहाँ पे, बीच में नैरो ट्यूब है, फिर वाइडर ट्यूब हो गया। पानी का जो फ्लो है या फ्लूइड्स का जो फ्लो है लेफ्ट टू राइट है। यहाँ पे जो ट्यूब है इसका एरिया जो है A1 है, यहाँ जो फ्लूइड का फ्लो है वो V1 वेलोसिटी से है, और नैरो ट्यूब में जहाँ पे पतला हो गया ट्यूब पाइप, वहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1, सॉरी एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। ठीक, यहाँ पे जो प्रेशर है इस वाले जो वाइडर ट्यूब में जो प्रेशर लिक्विड का, यहाँ P1 ले लेते हैं, और ये नैरो ट्यूब का जो प्रेशर है ये P2 ले लेते हैं, यहाँ पे ये P2 है ये। ठीक है, यहाँ पे P2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेशर, चूंकि यहाँ पे वाइडर है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, वाइडर होगा यदि चौड़ा होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, जब वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से क्या है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होता है प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा, प्रेशर एनर्जी की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगने के इसमें लिक्विड का ऊपर की तरफ फ्लो राइज कर जाएगा इतना ऊंचा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नैरो ट्यूब है, नैरो ट्यूब के पास वेलोसिटी ज़्यादा है, फ्लो ऑफ लिक्विड यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो इसमें फ्लूइड का जो राइज होगा, राइज इन फ्लूइड इन कैपिलरी, वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर के हिसाब से इतना राइज किया, यहाँ पे जो प्रेशर था इतना राइज किया, ये P1 ज़्यादा होगा P2 के कंपेयर में, तो ज़ाहिर P1 ज़्यादा होगा तो इसमें राइज ज़्यादा होगा, इसमें कम है, प्रेशर कम है तो यहाँ कम होगा। ये दोनों कैपिलरी आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, जो मेजरमेंट इस कैपिलरी का है वो मेजर उस कैपिलरी का भी है। ठीक है, सिर्फ राइज ऑफ लिक्विड का जो हाइट है वो अलग अलग होगा, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। अब ये जो है इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ से अगर लेते हैं तो ये पानी का पूरा ट्यूब हो गया, और यहाँ पे ये पानी का ट्यूब हो गया। ठीक है ना, ये सेंटर से, ये ट्यूब हम लोग पूरा सेंटर से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं।
ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो जाएगा लिक्विड का, और इसमें यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हो गया, h, इसमें जो हाइट है ये, इसमें h हाइट ज़्यादा है फ्लूइड का, इस वाले ट्यूब में, वाइडर वाला ट्यूब में जो लिक्विड का जो हाइट है वो h हाइट ज़्यादा है। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब बताएंगे कि इसको कैसे हम लोग, इसका एक रिलेशन है, यानी टोटल वॉल्यूम जो पास करेगा यहाँ पे या यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम पास करेगा, लिक्विड पास करेगा, वो क्या रिलेशन होगा, वो निकालने जा रहे हैं। ये वाला फिगर समझ में आ गया। वाइडर है, नैरो है, वाइडर का एरिया है, A1 B1 वेलोसिटी है, उधर नैरो का A2 B2 वेलोसिटी है, वहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वजह से राइज ज़्यादा, वहाँ राइज कम है, इसका इतना डिफरेंस है, ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से क्या बताया कि जो टोटल एनर्जी एट ए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा, प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, वो बी पे यानी इस नैरो रेंज में भी उतना ही एनर्जी होगा, कंजर्वेशन बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो हमने हॉरिजॉन्टल पाइप पे बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा ए पे, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इस नैरो ट्यूब पे भी रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूज है या रिलेशन है वो इसमें नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल पाइप में, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने कल बताया था, हॉरिजॉन्टल में तो अगर खाली हम लोग प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो उनका दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, ये ए एंड ये वाइट ट्यूब एंड नैरो ट्यूब दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, total energy at A will be equal to total energy at Q पॉइंट ले लेते हैं, at Q ले लेते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग कौन सा लेंगे, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी कैसे, प्रेशर यहाँ पे लेंगे, हम लोग बताया था बर्नौलीज थ्योरम को लिखने का कई सारे तरीके हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट मास भी लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट भी लिखते हैं। तो अब हम लोग लेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा, यहाँ पे ए पे होगा P1 प्लस हाफ रो V1, ये तो यहाँ ए का हो गया। वहाँ पे जाएंगे नैरो ट्यूब में जाएंगे तो P2 हाफ रो V2। डेंसिटी दोनों जगह सेम रहेगा क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी दोनों के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया P2, ये स्क्वायर है, इस पे काइनेटिक है ना, तो ये स्क्वायर है ये। यहाँ पे कितनी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक समझ में आ रही है। P2 को इधर लाते हैं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये इधर ले जाते हैं तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। ये रो और हाफ दोनों कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, हाफ रो कॉमन ले लेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, V1 से मल्टीप्लाई V1 से डिवाइड कर देते हैं, V1 से मल्टीप्लाई और V1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब V1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ V1 आ जाएगा, डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। V1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड करेंगे तो V2 अपॉन V1 आएगा, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर आ जाएगा ये, और यहाँ पे V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, तो V2 अपॉन V1 जो होगा वो A1 अपॉन A2 के बराबर होगा। तो हम लोग इसको V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर को हटा के A1 अपॉन A2 का स्क्वायर कर सकते हैं, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं,
P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। कितनी बात समझ में? इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर तो क्या होगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है ना? कितनी बात समझ में? तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक, ये P1 माइनस P2, यानी यहाँ पे जो प्रेशर था ये P1 यहाँ पे था, इस वाले ट्यूब में था, P2 यहाँ पे है, तो P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस होगा हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपन A2 स्क्वायर। ये A1 जो है ना, एरिया यहाँ पे कितना है, वाइडर पाइप का एरिया कितना है, और ये नैरो पाइप का एरिया कितना है, ये एरिया से हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ तक कितनी बात समझ में आएगी? आगे बात समझ में, मैं इसको ये डेफिनेशन को मिटा के फिर आगे का करता हूँ, इसे नोट करते रहिए साथ साथ, मैं इसे मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो राइज ऑफ लिक्विड है, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल पाइप के रिस्पेक्ट में, तो इसमें इतना राइज किया है और इसमें पूरा यहाँ तक राइज किया है, तो इसके जो लेवल का जो डिफरेंस है H है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। P1 ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम था, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा था, प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों का प्रेशर अगर हम लोग उसके लेते हैं डेप्थ ऑफ लिक्विड के हिसाब से ले, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 ऑल्सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो G। इसके ये जो H है ये H होगा, और ये यहाँ से ये लिक्विड है, इसकी ये डेंसिटी है, और ये G ग्रेविटी है। तो H रो G हम लोग प्रेशर डिफरेंस लिखते हैं हम लोग डेप्थ में। यहाँ पे क्या लिखा है, अलग अलग तरीके से ये डिवाइस बना हुआ है। एक तो ऐसा भी फिगर है, एक दूसरा फिगर भी है इसी डिवाइस का, एक दूसरे बुक में कैसे दे रखा, मैं उसको बना दे रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा, ताकि आप अगर वो फिगर देखें तब भी वो भी वेंचुरी मीटर ही है। क्या दे रखा है कि यहाँ से हम लोग लिक्विड को, यहाँ से एक पाइप को कनेक्ट कर रखा गया है, ऐसे पाइप कनेक्ट किया गया है इस तरह से, और इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जो लिक्विड का जो लेवल है, इसमें लिक्विड का लेवल कम है और यहाँ लिक्विड का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, इसमें पूरा लिक्विड ऐसे है, तो ये हाइट और ये हाइट, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, H आता है, ये H आता है। तो ऐसा भी एक बहुत सारे बुक में इस तरह का वर्चुअली मीटर का डायग्राम बना रखा है, बहुत सारे में ऐसे बना रखा है। तो जो आपको समझ में आया इस तरह से बना दिया, दोनों एक ही में बना दिया है, जो आपको फिगर समझ में आया उससे आप में ले लेना। ये जो हाइट है वो है, यही हाइट यहाँ पे है। इन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा P1 माइनस P2 वो H रो G के बराबर होगा। ये दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी P1 माइनस P2 इसके बराबर है, और ये P1 माइनस P2 इसके बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 H रो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा। इसमें ये जो डेंसिटी है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक, अब हम लोग V1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 2 को तो पहले इधर क्रॉस कर देते हैं, और ये वाला टर्म को जब इधर ले जाएंगे ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2HG, ये 2 से आ गया, और ये उलट जाएगा तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। कितनी बात सुन में, ये V1 स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये A2 जो है स्क्वायर में है, तो ये A2 जब स्क्वायर में है तो रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल ही बाहर है। पहले हम लिख देता हूं, पहले ये V1 इज इक्वल टू 2HG A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट में, और ये A2 जो है ना बाहर निकल के आ गया, ये बिल्कुल बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर में था, रूट लेंगे तो ये बिल्कुल बाहर आ गया, रूट से बाहर, और 2GH ऐसे आ गया,
A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऐसे आ गया ये। तो ये V1 का फॉर्मूला आ गया। V1 का मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन ट्यूब ए, इधर वाला में वेलोसिटी है। कितनी बात सुनिए। अगर हमें V2 निकालना होता तो हम लोग जैसे यहाँ V1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, अब हम लोग इसको V2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो V2 का वैल्यू आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही करते सब, मगर आता V2 का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू वेलोसिटी आता। कितनी बात समझ में ये। तो हम लोग लेकिन V1 का निकाल लिया है, तो V1 का ये हमारा वैल्यू आ गया है। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। हमें बोला क्या, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का क्या रिलेशन होगा, वो निकालना है। इसे मैं मिटा दूं, इसको हमने फॉर्मूले को यहाँ यूज कर लिया, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब बोला क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम जाएगा, तो V इज इक्वल टू V1 A1। यहाँ पे देखते हैं पर सेकेंड एट ए पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कितना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये देगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड V इंटू ए। अब V का वैल्यू तो हमें पता है ये है, और A का वैल्यू ये है, तो A जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, और V1 का वैल्यू हम लोग ऐसे ले लेते हैं, A1 V1 ऐसे लिख लिया। तो V1 का वैल्यू डालेंगे ये पूरा, और A1 तो ऐसे ही आएगा, तो ये आएगा A1 इंटू A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये रूट में है पूरा। ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉलोइंग पर सेकेंड। कितनी बात समझ में आई। और ये था वंचुरीमीटर का एप्लीकेशन। यानी वंचुरीमीटर क्या करते हैं हम लोग, एक डिवाइस है जो बताता है कि कितना वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी मेजर करते हैं बर्नौली थ्योरम को लगा के, साथ वेलोसिटी इससे नाप लेते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे V1 का वेलोसिटी यहाँ नापना चाहें तो V1 का ले लेते हैं, या अगर हम लोग V2 का लेना चाहते हैं तो वहां हमने बताया ना V2 को रिप्लेस कर देते हैं, V2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, V2 का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी निकाल सकते थे हम लोग वंचुरीमीटर से। साथ ही ये एक फॉर्मूला दिया कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड में फ्लो करता है, तो ये एक रिलेशन दे रखा। कितनी बात समझ में ही। तो ये था हमारा अभी तक दो एप्लीकेशन हमने किया बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से। एक तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स थ्रू द ओरिफाइस, और दूसरा वेंचुरीमीटर। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं बर्नौलीज थ्योरम का, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आ रहा मज़ा तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। अगर ऐसा ही डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट का क्लियरेंस चाहिए, यानी चाहते हो कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़रूरी कर लें, लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10th में हैं, आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कंटेंट, प्रोग्राम, प्लान सारे कुछ मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, तो भूल मत करना, ये गलती मत करो इग्नोर करने की, कि वीडियो देख लिया और आगे बढ़ गए। ओके, तो सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा। ओके, थैंक यू।